हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, अच्छे होगे और अपनी प्रोफेशन को लगातार बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होगे। समय समय पर अनअकैडमी आप सभी की प्रोफेशन को अच्छे इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत सारे ऑफर भी लेकर आती है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी लेकर आती है, बहुत सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट भी लेकर आती है, जिससे आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को पहले से बेहतर बना सकते हैं, जो कमियां हैं उनको दूर कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने पॉजिटिव पॉइंट पर और अच्छे से कार्य कर सकते हैं। इसी प्रकार अनअकैडमी ने आप सभी की आरआरबी जेई 2024 में जो सीबीटी 1 की प्रिपरेशन है उसको एक स्टेप ऊपर ले जाने के लिए पावर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो सीबीटी 1 का मेन एग्जाम जो होने वाला है सेम वैसा ही आपको ऐसा टेस्ट सीरीज का पेपर आपको जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है सीबीटी 1 के लिए। में जो सिलेबस दिया है वो सेम वैसा ही रहेगा जैसे आरआरबी का सिलेबस है, जिसमें जनरल अवेयरेंस है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का पार्ट है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स है। 100 क्वेश्चन के मार्क्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। 18 सितंबर को ये टेस्ट होने वाला है सुबह 9 बजे। 19 मिनट का टेस्ट होगा। आपको सेम ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप आरआरबी जेई का पेपर सीबीटी 1 का दे रहे हो। के साथ ही अनअकैडमी एसएससी जेई 2024 और 25 के लिए कुछ नए प्लान लेकर आया है। अनअकैडमी, अगर आप एसएससी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अनअकैडमी आपको 4999 में फ्लैट 50% ऑफ पर एसएससी जेई का प्लान आपको ऑफर करने जा रहा है। ये प्लान 18 सितंबर को एंड हो जाएगा। ये प्लान बहुत दिनों से चल रहा था। धीरे धीरे करके इस प्लान में आप जो भी चीजें देख रहे हो उन सभी में आपको एक स्टेप आगे ले जाने के लिए कार्य किया जा रहा है। आप किस बैच से नई शुरुआत कर सकते हो, तो एसएससी जेई का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप 4999 में है और इसमें आप टॉपर्स बैच के साथ एसएससी जेई 2025 में 15 सितंबर से एक नया बैच चालू हुआ था, उससे एक नई शुरुआत कर सकते हो। अगर आप 2025-26 या आप सीबीटी 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनमें से आप किसी भी प्लान को सिलेक्ट कर सकते हैं। 24 मंथ का प्लान आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 के लिए बेहतर रहता है और इसमें अन्य एग्जाम के पार्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। ये आपको केवल 7999 का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है। ये ऑफर 18 सितंबर तक रहने वाला है। तो आप मेरे दोस्त योगी 10 कोड का यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको पहले से ज्यादा और अच्छे से प्रिपरेशन करने की एक गाइडेंस आपको देखने को मिला है और आप नए बैच से एक नई शुरुआत भी कर पाओ। आरआरबी जेई की जो शुरुआत है वो 2475 रुपए से आपकी स्टार्ट हो सकती है और इसमें आपको फ्लैट 50% ऑफ का ऑफर आपको देखने को मिलने वाला है। 18 सितंबर को ये ऑफर भी एंड हो जाएगा। इसमें हम एसएससी के साथ साथ आरआरबी का पार्ट भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी कवर कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी का प्लान देख रहे हो तो आरआरबी जेई के लिए जो आपको टारगेट करना है वो 12 मंथ का प्लान है, 6 मंथ का प्लान है, 3 मंथ का प्लान है। किसी भी मंथ के प्लान को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जो स्टार्टिंग है वो 2475 रुपए से स्टार्ट होगी। तो आपका जो मैक्सिमम प्लान है वो 4500 रुपीज का आपको देखने को मिलने वाला है। एक नया बैच हमने जीत लॉन्च किया है आरआरबी एनटीपीसी 2024 के लिए, जो कि 15 सितंबर से आपको देखने को मिलने वाला है। 18 सितंबर को ये बैच भी क्या हो जाएगा, ये ऑफर एंड हो जाएगा और एक नई बैच से एक नई शुरुआत दे सकते हो। 15 सितंबर से एक नया शुरुआत फुल लेंथ बैच के साथ, जिसमें जनरल अवेयरेंस, जनरल इंटेलिजेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक साथ आपको चालू होते हुए दिखाई देंगे, जिसमें अमित वैद्य सर, प्रमोद सर और शैलेश वैद्य सर जो कि डायनेमिक फैकल्टी हैं हमारे मैकेनिकल के, वो भी आपको यहाँ पर पढ़ाते हुए नजर आएंगे। टॉपर्स बैच की जो शुरुआत है वो मैं एक नए सब्जेक्ट से करने जा रहा हूँ। ये बैच मैंने कल स्टार्ट किया था मेटल कटिंग से, जहां पर आप मेरे साथ सुबह 11:15 पर, तो अमित विजय सर के साथ आप सुबह 9 बजे एक नई शुरुआत दे सकते हो। इसके साथ इसमें सिस्टमेटिक वे में अन्य सब्जेक्ट को भी ऐड कर दिया जाएगा। प्लस फीचर्स के रूप में आपको कई प्रकार की चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। क्या क्या? रेज और हैंड, इसमें आप ऑडियो कॉल के थ्रू आपका हमसे कनेक्ट, क्लास हैंडआउट में नोट्स को सेव रखना, तो इन क्लास पोल और डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम में आपकी प्रॉब्लम को एनालिस करना, आपकी स्पीड एक्यूरेसी को मेंटेन करना। एजुकेटेड कम्युनिटी आपको हमसे कनेक्ट कराएगा तो आप अपने घर से लाइव क्लास ले सकते हैं। स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में है।
अनलिमिटेड एक्सेस और इंडिया के टॉप एजुकेटर्स का साथ, जिनका फायदा हमारे बहुत सारे लर्नर्स ने उठाया और एसएससी जेई में सीबीटी 1 को क्रैक किया है, और इस बार भी हमारे आरआरबी का रिजल्ट बेहतर होने वाला है। मतलब सबसे बेहतर रिजल्ट हम देने वाले हैं। इनमें आपको ज्यादातर जो चेहरे हैं वो आपको सीबीटी 2 में सिलेक्ट होते हुए आपको दिखाई देंगे, जिसमें से आप अपनी नई प्रिपरेशन अगर करना चाहते हो तो इनके मोटिवेशन लेकर कर सकते हो, जिन्होंने सिस्टमेटिक वे में प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। राइट, चलिए इसके बाद बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज के टॉपिक के बारे में मेरी चर्चा थी कि हमको टॉप 5 कौन सी मिस्टेक है जो एग्जाम में अवॉइड करनी है। ऐसी वो कौन सी 5 मिस्टेक हैं जिनका हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी बात है जिसके आधार पर हमें प्रॉब्लम का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिलती है। कौन कौन से भाग को हमें आ, बहुत सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। मैकेनिकल में हम ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से रिजल्ट बेहतर रूप से नहीं आ रहा। तो सबसे बड़ी बात है आपकी टाइम मैनेजमेंट का ठीक तरीके से ना होना। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पर मेरे दोस्तों ऐसे है कि यदि आप टेक्निकल पढ़ रहे हो तो मैकेनिकल का टेक्निकल वाकई में आपको अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ ही आपको नॉन टेक्निकल को समय देना होगा, और नॉन टेक्निकल को इतना समय देना होगा कि वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। ऐसा ना हो कि आप टेक्निकल के सब्जेक्ट में इतना ज्यादा घुस जाएं जहां पर आप टेक्निकल में अंदर घुसने के साथ नॉन टेक्निकल से दूर होते जाएं, या नॉन टेक्निकल को केवल उतने लेवल पर पढ़े जितना डीपली आप पढ़ सकते थे, लेकिन उतना डीपली नहीं पढ़ा, केवल ऊपर ऊपर से पढ़े। ऐसे होगा ये कि यदि आप एसएससी जेई का पेपर देने जाओगे तो जहां 100 नंबर का टेक्निकल है तो 100 नंबर के नॉन टेक्निकल में आपको जीके और रीजनिंग का भी पार्ट देखना है। जहां केवल टेक्निकल के बेस पे आपका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि उस जगह जो आपकी कट ऑफ की मार्किंग है 130 से लेके 145 के रेंज के ऑलवेज ही बीच में रहती है। हमेशा कई सालों से पैटर्न देखने को हमें मिला है कि 130 से ऊपर ही मैकेनिकल का पार्ट हमें वहां पर रहता है। तो क्या टाइम मैनेजमेंट हमारा खराब है, क्या हमारा टाइम मैनेजमेंट ठीक ठाक नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम अपने एग्जाम को क्रैक करने की कहानी से दूर जा रहे हैं, और हम अपने एग्जाम को सिस्टमेटिक वे में क्रैक नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको एक टाइम मैनेज करना होगा जिसमें आप प्रॉपर टाइम जीके का दें, प्लस आपको ये काम रीजनिंग के लिए भी करने हैं। कई लोगों को यहाँ पर 2-3 चीजों के बारे में मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। वो 2-3 चीजें क्या है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। रीजनिंग में कई लोगों को लगता है कि मैं रीजनिंग बना लूंगा, तो रीजनिंग एक्चुअलिटी में क्वेश्चन प्रैक्टिस की स्पीड पर डिपेंड करती है। अगर आपकी किसी क्वेश्चन को बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो उसके क्वेश्चन के सॉल्व करने की जो स्पीड है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। रीजनिंग में लगता है कि कई लोगों को रीजनिंग आती है, और ये बात सत्य भी है कि लोगों को रीजनिंग के क्वेश्चन बन जाते हैं, बट जिस ड्यूरेशन में बनना चाहिए उस ड्यूरेशन में अगर टाइम नहीं बनता तो एक्स्ट्रा टाइम खाने की वजह से हम पेपर के बाहर चले जाते हैं या सिलेक्शन से दूर चले जाते हैं। तो आपको रीजनिंग को हल्के में नहीं लेना है। रीजनिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आपकी स्पीड को इम्प्रूव कर पाएगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्पीड है तभी आपकी बढ़ पाएगी। यानी आपको रीजनिंग में स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पर भी फोकस करना ही करना है। यानी स्पीड तो आपको देखनी ही है, एक्यूरेसी पर भी आपको ध्यान रखना है। तो ये स्पीड और एक्यूरेसी आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं बनेगी। आपको जैसा आप टेक्निकल में प्रिपरेशन कर रहे हैं ऐसा ही आपको रीजनिंग का पार्ट देखना होगा। दूसरी बात है कि कई लोग जीके के मैनेजमेंट को या जीके के टॉपिक को ठीक तरीके से समझ ही नहीं पाते। जीके के टॉपिक में उन लोगों को कभी अंदाजा ही नहीं होता कि हमें करंट अफेयर्स का पार्ट कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो टाइम मैनेजमेंट उनका इतना बुरा होता है कि वो करंट अफेयर्स जो उनको हर मंथ अपने मंथ की एक्टिविटी के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, कि आपको मान लीजिए कि आपका अक्टूबर में क्या एक्टिविटी हुई, उसको अक्टूबर के मंथ के लास्ट में आपको पूरी एक्टिविटी पढ़नी है। आपके नेक्स्ट मंथ के बाद है जो पीछे के मंथ की पढ़नी है, तो पूरा एक साल का आपको करंट अफेयर्स ठीक तरीके से रिवाइज करना है। क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है करंट अफेयर्स एक ऐसा पार्ट है कि अगर आपने इसको एक साल का कवर किया है तो ये आपको आसानी से मैक्सिमम मार्क देगा,
और अगर पेपर से पहले अगर आप कुछ दिनों पहले 10 दिन 15 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करोगे तो पढ़ने के बावजूद भी आपको उससे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि उस टाइम पर आपने पढ़ी हुई चीजों में से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये ऑप्शन नंबर ए था या ऑप्शन नंबर बी। तो हमें टाइम मैनेजमेंट ऐसे बिठाना होगा कि हमारा जो करंट अफेयर्स है वो एक्चुअलिटी में आपका हर डेली ही चलना चाहिए, डेली चले, वीकली चले या मंथली चले, आपको हर बार, क्योंकि हर एक गुजरता हुआ दिन हमारे लिए एक तरीके से एक एक्टिविटी के फॉर्म में चला जाता है। तो जब हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो लास्ट डे में क्या हुआ, अगर कोई बहुत बड़ी इंसिडेंट हुई है तो वो पेपर में आने के चांस रहते हैं। तो करंट अफेयर्स को कितना पढ़ना है, पॉलिटी को कितना पढ़ना है, साइंस को कितना पढ़ना है, ये मैनेजमेंट अगर आपको पहले से पता चल जाए तो मैकेनिकल में एग्जाम को निकालना बहुत आसान होता है। टाइम मैनेजमेंट हमारा ठीक तरीके से होना है कि टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल के लिए भी हमको समय निकालना है। हम केवल टेक्निकल के भरोसे नहीं जा सकते, हमें टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक्निकल पर भी पूरी की पूरी उम्मीद के साथ भरोसा करना होगा और उसकी प्रैक्टिस भी अच्छे लेवल पर करनी होगी। हमें टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल का पार्ट भी स्ट्रॉन्ग करके ही जाना होगा, तब आप एसएससी जेई में जो 130 से 135 की जो लड़ाई है कट ऑफ की, उसको पार कर सकते। तो बेटा आप टाइम मैनेजमेंट को इस प्रकार बनाएं कि आपके टेक्निकल में जितने आवर निकल रहे हो लगभग ऑलमोस्ट उससे थोड़े से कम या आधे से ज्यादा लगभग आप नॉन टेक्निकल के लिए भी निकालो, क्योंकि एक बार नॉन टेक्निकल आपका स्ट्रांग हो गया तो बस आपको रिवाइज करने की आवश्यकता है, लेकिन टेक्निकल में हमेशा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ज्यादा रहती है, नॉन टेक्निकल में रिवीजन की आवश्यकता ज्यादा रहती है। तो पहला पॉइंट है हमारा टाइम मैनेजमेंट बुरा होना। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें एक्चुअलिटी में टेक्निकल पर ज्यादा समय देना है। कई लोगों को लगता है पहले मैं टेक्निकल कर लूं फिर नॉन टेक्निकल करूंगा, तो जब वो नॉन टेक्निकल करने पे आते हैं तब तक बीच में 2-3 एग्जाम चले जाते हैं और 2-3 एग्जाम में वो नॉन टेक्निकल से जो क्वेश्चन बनने थे वो नहीं बनते। तो अक्सर हमारे टेक्निकल लोगों का जो जीके का पार्ट है वो स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाता जितना हमको बनाना होता है। वो हमेशा थोड़ा सा कहीं ना कहीं हमारे लिए वो कमी रही जाती है और उसकी वजह से हमें एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। दूसरा बात है, एक व्यक्ति का अपनी लाइफ में अगर किसी पेपर को वो टारगेट कर रहा है, मान लीजिए कि कोई भी पेपर वो टारगेट कर रहा है, किसी भी पेपर को जेई या एई के पेपर को टारगेट कर रहा है, तो बेटा जेई और एई के पेपर को टारगेट करने में उसको सबसे पहले अपना सिस्टमेटिक वे में सिलेबस कंप्लीट खत्म करना होगा। अगर उसमें नॉन टेक्निकल आ रहा है तो नॉन टेक्निकल का भी वो पूरा सिलेबस खत्म करे, टेक्निकल का भी वो पूरा सिलेबस खत्म करे। होता क्या है कि हम एक्चुअलिटी में आजकल सिलेक्टिव सब्जेक्ट पर भरोसा ज्यादा करते हैं। हमको ये लगता है कि हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए जाएं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की शीट करा दी जाए, हमें केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करा दिए जाएं। पूरी की पूरी सिलेबस जब हमारा कंप्लीट नहीं होता है तो हम केवल एक पेपर पर ही आधारित, अब आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट होने की वजह से होता ये है कि जिस पेपर को आप दे रहे थे, मान लो उस पेपर में आपका भाग नहीं निकला, मतलब उसमें इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे आपका काम चलना था बट नहीं निकला, तो बाकी के जो और पेपर है जिनमें सारे सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं उस जगह आपको हमेशा प्रॉब्लम ही देखने को मिलेगी। तो ज्यादातर लोग एक सबसे बड़ा जो अभी तक मैंने देखा है और ऑब्जर्व किया है कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों के लाइफ में जो आया है वो है उनका सिलेबस का इनकम्प्लीट रहना। वो ठीक तरीके से पूरा 1 ईयर पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते अपने ऊपर, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं होता। अभी भी अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि क्या आपके मैकेनिकल के पूरे सब्जेक्ट कंप्लीट है, तो उनमें से कोई ना कोई बोलेगा नहीं मेरा एचएमटी कंप्लीट नहीं है, किसी को मेटलर्जी नहीं आती है ना, किसी को मेटल फॉर्मिंग का पार्ट नहीं आता है, तो किसी का शायद सोम के कुछ चैप्टर आपके छूटे हुए होंगे, तो किसी का पावर प्लांट का बॉयलर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा, तो किसी को स्टीम टरबाइन में दिक्कत होगी। तो जब तक आप अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं करोगे, आपको एक एक टॉपिक को ठीक तरीके से जानने में आपको एक जिज्ञासा नहीं होगी और आपको उससे लर्न करने की अप्रोच अगर आपके पास नहीं होगी, तो हमें थोड़ा सा पेपर के करीब जाने में हमें समय लग सकता है। तो सिलेबस का इनकम्प्लीट हमें हमेशा पेपर के पास और पेपर के क्रैक होने के पास आने से रोकता है। तो हम कोशिश करें कि अपने सिलेबस को, चाहे वो टेक्निकल का पार्ट हो या नॉन टेक्निकल का पार्ट हो, वो किसी ना किसी प्रकार से हमारा छूटा ना रहे। हम पूरी तरीके से टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल के पार्ट को भी कवर करें। तीसरा जो सबसे बड़ा और एक और इम्पोर्टेंट भाग है वो है पेपर का पैटर्न। हर एक पेपर के
एक अलग पैटर्न होता है। अगर मैं यहाँ पे ए प्लस जे लिखूं तो बेटा यहाँ पे ए और जे का पैटर्न कभी भी सेम नहीं। आपको ये बात बड़ी ध्यान से समझनी चाहिए कि जो पेपर का पैटर्न एसएससी जेई का है वैसे ही पेपर का पैटर्न आरआरबी जेई का नहीं होता, या जो पेपर आरआरबी जेई का है वही पेपर आपका सेल गेल का नहीं होता। आपको ये बात समझनी चाहिए। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का पेपर देख रहे हैं तो वो पेपर का पैटर्न अलग होगा। अगर आप इसरो का पेपर का पैटर्न देख रहे हैं वो पेपर का पैटर्न अलग होगा। अगर आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर के पेपर देख रहे हैं तो उनका पेपर का पैटर्न अलग होगा। स्टेट जेई का पेपर दे रहे हैं तो उनका पैटर्न अलग होगा। ऐसा क्यों? हर एक पेपर के रिक्वायरमेंट अलग होती है और उसमें एक अलग ही पैटर्न सेट होता है कि इस पेपर में प्रोडक्शन का लेवल ज्यादा आना है, इस पेपर में इस वाले टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइज कर लेते हैं। जेई के क्वेश्चन जोई के बारे में पेपर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। जो लोग डिप्लोमा से हैं वो मोस्ट ऑफ द केस में जेई के पेपर ज्यादा देख पाते हैं कंपेयर टू बीटेक की तुलना में, क्योंकि बहुत सारे जेई के जो एग्जाम है वो बीटेक बेस पे नहीं निकलते, वो डिप्लोमा बेस पे ही निकल रहे हैं आज। और जेई में होता है थ्योरेटिकल पोर्शन का भाग ज्यादा आना, जबकि ए के पार्ट में क्या होता है, न्यूमेरिकल की अप्रोच अच्छी खासी आती है, बढ़िया लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। थ्योरी का पार्ट भी थोड़ा सा लेवल 2 पर होता है। तो अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन के बारे में बात करो तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप पेपर को टारगेट कौन सा कर रहे हैं। अगर आप ए को टारगेट कर रहे हैं और आप जेई के क्वेश्चन लगाकर जा रहे हैं तो ए के पेपर के अकॉर्डिंग आपकी उतनी बेहतर तैयारी है नहीं और आपको उससे ज्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटा अगर आप मान लो कि आप डीवीसी का है ना, दामोदर वैली कॉरपोरेशन का अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, एनपीसीआईएल का पेपर देने जा रहे हैं, आप सेल गेल का पेपर देने जा रहे हैं, इनके प्रीवियस ईयर लगाने का क्या मतलब होता है? लोग वक्त क्यों हमको सलाह देते हैं प्रीवियस ईयर लगाओ? वो प्रीवियस ईयर के लगाने का मतलब ये नहीं है कि इन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाएंगे। उनका मतलब ये होता है कि आपको ये पता चले कि लास्ट ईयर इस प्रकार से पैटर्न पूछा गया था, वो इस टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा उठाते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उनके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको वो सारी चीजें पता चलेंगी। किसी किसी एग्जाम में जैसे ओएनजीसी वगैरह है, इनमें प्रोडक्शन के पार्ट ज्यादा आते हैं और प्रोडक्शन में भी आपको वहां पे पता चलेगा जब आप डिटेल में एनालिस करोगे कि प्रोडक्शन के अंदर भी वो लोग वेल्डिंग और मेटल कटिंग की जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछ रहे हैं। जो दो तीन पेपर मैंने एनालिस करा रखे हैं यूट्यूब पर और अपने उसके स्पेशल क्लास पर, अगर आप वो स्पेशल क्लास देखोगे तो आपको शायद वो पता होगा कि ओएनजीसी में मैंने जब पेपर को एनालिस कराया था तो वहां बताया था कि एक एक क्वेश्चन में वो किस प्रकार से वो कार्य करते हैं और कैसे उनका भाग आपको देखने को मिल रहा होता है। इसके साथ एक और बड़ी बात है वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है किसी व्यक्ति को एकदम जोश चढ़ता है कि मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं, तो लगातार वो 7 दिन तक 18-18 घंटे पढ़ा, लेकिन उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी में अगर बेहतर तरीके से इंप्रूवमेंट नहीं है तो वो लंबे समय तक इसका कार्य नहीं कर पाएगा। इसका क्या मतलब है? अरे आपको 18 घंटे नहीं पढ़ना है, 18 दिनों तक आप लगातार 8-8 घंटे पढ़ लेना। 19वें दिन जब आपका आएगा, आपको 8 से 9 घंटे पढ़ने की आदत ऑलरेडी डल चुकी है। तो हमें 18 घंटे नहीं पढ़ना, तो इतना तो कोई नहीं पढ़ता है और इतना पढ़ने की आवश्यकता है भी नहीं। आपको इतना पढ़ना भी नहीं है, आपको केवल उतना पढ़ना है जितना आपको जरूरत है। इससे ज्यादा पढ़ोगे तो वो आप उतना झेल नहीं पाओगे। ऐसे केस में हमको क्या करना है, हमको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है लंबे समय तक। अक्सर क्या होता है, लोग बाग अभी कम पढ़ते हैं, 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे, किसी का लेक्चर ले लिया नहीं लिया, अभी अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने इन्वायरमेंट में बिजी हैं, हम पढ़ाई से भी दूर हैं। तो जैसे ही पेपर नजदीक आता है हमको थोड़ा सा डर लगने लगता है, तो हम उस टाइम पर 6-7 घंटे पढ़ने लगते। पेपर के 1 महीने पहले ये 10 घंटे हो जाता है तो पेपर के 2-3 दिन पहले 18 से 20 घंटे हो जाते हैं। जबकि ये काम उल्टा होना चाहिए कि स्टार्टिंग में आपके ज्यादा हो और फिर धीरे धीरे आप आवर्स कम करते चलो। एंड पर जाके आपके आवर 4-5 घंटे होंगे तो आपको रिलैक्स भी मिलेगा, जहाँ 4-5 घंटे में आप पूरा सिलेबस भी रिवाइज कर सकते हो। तो वो कंसिस्टेंसी है
जो आपको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा और आपको पेपर क्रैक करने की तरफ ले जाएगा। तो इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, इम्प्रूवमेंट बेटा तभी मिल सकता है, इम्प्रूवमेंट आपका तभी मिल सकता है जब आपकी कंसिस्टेंसी का पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल जाए। अगला पार्ट है आपका जो सबसे लास्ट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस ठीक तरीके से ना हो पाना। आपके रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर ठीक तरीके से नहीं है तो आप सिलेबस पढ़ने के बावजूद उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, पीवाईक्यूज कंप्लीट करने हैं, बीच बीच में आपको रिवीजन भी करना है, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हम लर्न करते हैं वो भूलने के लिए करते हैं, सेकेंड टाइम जो लर्न करते हैं वो थोड़ा थोड़ा दिमाग में बसने के लिए करते हैं, और थर्ड टाइम हम तो अपने आप को याद करने के लिए या परमानेंट मेमोरी में बनाने। तो यदि हमारे पास हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक का 3 से 4 बार 5 बार हमारे माइंड में रिवीजन नहीं होगा, तब तक हम उससे लंबे समय तक, क्योंकि एग्जाम में जब आप देखते हो तो आपको 6-7 महीने पुराना जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हो सकता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपने 6 महीने पहले पढ़ा हो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाए हो, है ना। फिर उसके बाद आपने 5 महीने पहले कोई और सब्जेक्ट, 4 महीने और सब्जेक्ट, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, ऐसे करके आपने कोई और सब्जेक्ट अलग अलग पढ़े हो, लेकिन जब एग्जाम में आप दोगे तो आपको पूरे 1 साल में जितनी मेहनत की है आपने उन सभी की आवश्यकता आपको पड़ जाएगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी स्पीड को इम्प्रूव कराने में और एक्यूरेसी है या नहीं वो आपको चेक कराने में आपकी हेल्प कर। किसी भी एग्जाम को देने से पहले आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज लगाइए। पीवाईक्यूज का मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए या अन्य किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए उनको लगाइए, जिससे आपको ये पता चले कि क्या आप नए क्वेश्चन की डीलिंग कर सकते हैं किसी न्यूमेरिकल को। सबसे बड़ी दिक्कत है मैकेनिकल में कि जो डिप्लोमा बेस्ड मेरे दोस्त होते हैं उन लोगों को न्यूमेरिकल में बड़ा दिक्कत आता है। मेरे डिप्लोमा के जितने भी दोस्त हैं उनको न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत आता है, और न्यूमेरिकल में दिक्कत आने की वजह से ही उनको कई प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जिससे आए हुए क्वेश्चन भी वो छोड़ देते हैं और उनके कट ऑफ की मार्किंग जो क्रॉस कर सकते थे वो डाउन हो जाती है, और वो अपने आप को सिलेक्ट होते हुए नहीं। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल का ठीक तरीके से सॉल्व ना कर पाना, उस अप्रोच पर हाथ ना जाना, और उस अप्रोच को सीखने की ललक ही खत्म हो। न्यूमेरिकल से डरना, न्यूमेरिकल से भागना, न्यूमेरिकल देखते ही छोड़ देना, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए कोई भी कदम ना उठाना, हमें पेपर में उससे आउट होने के कॉस्ट को चुकाना पड़ेगा। तो क्या हम कभी चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रॉब्लम हमें जो है वो देखने को मिले? नहीं। तो हमें अपनी न्यूमेरिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो के अगर न्यूमेरिकल से डरते हो तो फिर आप कैलकुलेशन पे कार्य कैसे करेंगे? तो हमें न्यूमेरिकल पे कार्य करना है, पीवाईक्यू पे कार्य करना है, रिवीजन पे कार्य करना है, तब जाके आपको एक पेपर के इम्प्रूव करने में या एक पेपर की तैयारी करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो ये वो 5 छोटी चीजें थी जिनको आपको ध्यान रखना है कि पेपर से पहले आपको इन सारी चीजों पे गौर करना है और एक प्रकार से आपको अपने इम्प्रूवमेंट पे कार्य। चलिए, इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे आप आरआरबी जेई के सीबीटी 1 के लिए पावर प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज भी दे सकते हो, जो कि 18 सितंबर को सुबह 9 बजे होने वाला। थैंक यू।